हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक कंकरेंट फोर्स सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जहाँ पे हमने दो सिलेंडर्स को लेकर बात करी थी। आज का जो न्यूमेरिकल है ये थोड़ा सा ज्योमेट्री इसकी हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हमें बेसिक्स अपने थोड़े अच्छे से क्लियर हैं जो हमने अपने 10th 12th में पढ़े हैं, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा आज का। प्रॉब्लम है इस तरीके से कि दो स्फीयर्स जो हैं, जिनमें एक का रेडियस जो है इसको हमने ई जिसका सेंटर है और दूसरे का सेंटर डी है। इसका रेडियस है R1 और जो कि 200 mm है, वेट है 200 न्यूटन, और इसका रेडियस है 250 mm और वेट है 500 mm। इनको दो इस तरीके से रखा गया है, ये वर्टिकल वॉल हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एक इंक्लाइन कह सकते हैं कि सरफेस है जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्सेस। कौन कौन से कांटेक्ट पे? कांटेक्ट ए, कांटेक्ट बी, कांटेक्ट सी। यहाँ तक हमें जितने भी कांटेक्ट हैं, साथ ही साथ पॉइंट ई, यहाँ पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमें फाइंड आउट करना है। फोर्सेस फाइंड आउट करने का मतलब यहाँ पे हुआ कि हमें जो रिएक्शन फोर्सेस हैं उनके बारे में यहाँ पे पता करना है कि क्या होंगे। तो सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसको हमने बोला स्फीयर 1 और ये हमारा स्फीयर 2। इन दोनों स्फीयर्स को हमने यहाँ से स्फीयर को साइड में बनाया, इसी तरीके से स्फीयर को भी साइड में बनाया। दोनों आस पड़ोस में बनाइए ताकि फोर्सेस को शो करने में हमें आसानी हो जाती है। बाकी जितने भी कॉन्टेक्ट सरफेसेस हैं उन सारे कॉन्टेक्ट सरफेसेस को हमने क्या किया, यहाँ पे डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो वर्टिकल है ये हमने यहाँ पे डिनोट किया, जो स्फीयर 1 है वो वर्टिकल से कांटेक्ट में होगा वहाँ पे, तो इस तरीके से डिनोट होगा। इसी तरीके से जो स्फीयर 2 है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टल से कांटेक्ट में होगा, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने ड्रॉ किया और साथ ही साथ इंक्लाइंड। और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने आई से डिनोट किया है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करी और वो कॉमन टेंजेंट क्या है यहाँ पे, इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर रखा है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज आई। इन द सेम वे यहाँ पर दोनों जगह पे वो पॉइंट जो है वो आई ही है, तो हमने इसको आई पॉइंट से नाम दिया है यहाँ पे। अब हम जो फोर्सेस ऐड कर रहे होंगे उनके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले स्फीयर 1 के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो क्या क्या होंगे। पहले तो इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से, दिस इज W1। दूसरा, ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ से मिलने वाला रिएक्शन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और कहां से पास कर रहा होगा वो सेंटर से। ये ज्योमेट्री ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बनाया है कि वो सेंटर से इस तरीके से हमें पास करता हुआ दिखाई देगा। दिस कांटेक्ट इज कांटेक्ट सी, तो हमने इस रिएक्शन फोर्स को बोल दिया क्या यहाँ पे, दैट दिस इज RC वैल्यू। इन द सिमिलर वे पॉइंट आई जो है यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आई है, यहाँ से एक रिएक्शन फोर्स मिल रहा होगा और वो रिएक्शन फोर्स अगेन सेंटर से पास करता हुआ इस तरीके से, और इसको हमने डिनोट किया दैट दिस इज RI वैल्यू। यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री और इस कांटेक्ट सरफेस के साथ या टेंजेंट कॉमन टेंजेंट के साथ जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री। इन द सिमिलर वे ये जो सेकंड स्फीयर है, यहाँ पे हम इसका वेट डिनोट करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इस तरीके से हो जाएगा, और वेट W जिसको हमने W2 से डिनोट किया है यहाँ पे। साथ ही साथ ये जो RI का रिएक्शन था वही सेम रिएक्शन फोर्स जो है यहाँ पे वापस मिलेगा और उसको हमने इस तरीके से डिनोट किया दैट दिस इज RE वैल्यू। इन द सिमिलर वे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्राउंड से, यहाँ से जो रिएक्शन फोर्स होगा इस वेट वाली लाइन के अलॉन्ग ही और सेंटर से पास करता हुआ इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B, तो हमने इस रिएक्शन फोर्स को यहाँ पे क्या नाम दे दिया, दिस इज RB वैल्यू। इन द सिमिलर वे ये जो इंक्लाइंड सरफेस है यहाँ से भी एक रिएक्शन फोर्स जो है वो मिल रहा होगा, और वो रिएक्शन फोर्स जो है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमने यहाँ से इसको डिनोट किया इस तरीके से, एंड दिस कांटेक्ट पॉइंट इज A, दिस इज 90 डिग्री ऑल्सो हियर, दिस पॉइंट पे 90 डिग्री, और ये जो रिएक्शन है इसको हमने यहाँ पे कुछ बोला दैट दिस इज RA वैल्यू, ठीक है। दिस रिएक्शन इज RA। अब जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उनको डॉटेड लाइन से क्या है वहाँ पे कंप्लीट करिए। जहाँ पे भी सारे फोर्सेस हमें कंकरेंट दिखाई दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन को कंप्लीट किया। इन द सिमिलर वे यहाँ पे हमने सेंटर से पास करने वाली एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनाई
और वर्टिकल से तो आपको डॉटेड लाइन जो है वो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो फोर्सेस हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ फोर्सेस जो हमें दिख रहे हैं उनके एंगल्स हमें फाइंड आउट करने की जरूरत है। कौन कौन से एंगल हैं जो हमें चाहिए होंगे? तो सबसे पहले तो ये आर ए का रिएक्शन जो है इस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से हमें एंगल मिल जाए तो हमें पता है, देखिए वर्टिकल से ये जो टोटल एंगल यहाँ पर होगा दिस वन, ये इंक्लाइंड सरफेस से मिलने वाला रिएक्शन वर्टिकल के साथ में वही एंगल बनाता है जो इंक्लाइंड सरफेस क्या कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल से बना रहा होगा। यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि ये इंक्लाइंड प्लेन है ये रहा, और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे 60, जो कि कॉन्सेप्ट हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ पे 60 डिग्री एंगल से डिनोट किया। अब मुझे किसी भी तरीके से ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, दिस एंगल विच इज ऑफ आर आई, आर आई का जो एंगल है दिस इज नॉट ई, दिस इज आर आई, ये पॉइंट गलती से डिनोट हो गया, राइट डाउन दिस एज आर आई। तो हमें अगर ये एंगल मिल जाए, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल हॉरिजॉन्टल से, अगर मैं इस एंगल को किसी तरीके से फाइंड आउट कर लूं, यानी कि हमें ये एंगल पता है कहां से, हॉरिजॉन्टल से। इन द सिमिलर वे जो हमारे पास ये रिएक्शन फोर्स होगा ये हॉरिजॉन्टल से वही रिएक्शन बना रहा होगा, दिस इज अल्फा, और या फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं दिस इज एंगल अल्फा। ठीक है, तो ये एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अल्फा का जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए इसकी ज्योमेट्री के लिए, तो हमने इस फिगर को थोड़ा ज्योमेट्री के लिए साइड में ड्रॉ किया, और उसके बाद में ये सेंटर ई है, ये पॉइंट ई है, आपस में मिला दिया। तो ये जो आर आई का रिएक्शन है इसी लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग लग रहा होगा। साथ ही साथ हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी को सेंटर डी से जो है उससे ज्वाइन करिए। तो ये जो लाइन होगी हमारे पास दिस इज 90 डिग्री, ये डायग्राम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन द सिमिलर वे यहां पर सेंटर से इस वाली लाइन को भी ज्वाइन करिए, ये एंगल भी हमारे पास ए पॉइंट पे कितना बनना होगा 90 डिग्री। और हमने क्या किया यहाँ पे, इस सी एफ को ज्वाइन किया, जो कि ये कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे, इस कॉर्नर पॉइंट को हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ना होकर वर्टिकल होता है इस तरीके से, तो एंगल फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। लेकिन यहाँ पे ये वॉल जो है, कहने का मतलब ये सरफेस वर्टिकल ना होकर क्या है, इंक्लाइंड है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज्योमेट्री थोड़ी सी देखनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये जो डी बी और डी ए जो है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं हमें, कौन सा, डी ए एफ और डी बी एफ। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल डी ए एफ एंड ट्रायंगल कौन सा, डी बी एफ, दिस इज डी बी एफ। ध्यान से देखिए, ये डी ए जो है दैट इज इक्वल टू डी बी, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा, इसके रेडियस के इक्वल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू R2 वैल्यू। ठीक है ना, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। इसी तरीके से DF जो है, दिस वन इज दी, क्या है ये, कॉमन साइड हमारे पास हो गई इन दोनों ट्रायंगल में। और यहां पर ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, DAF इक्वल टू एंगल DBF, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। तो यहां से हमने एक कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़ा था, आपको याद होगा, बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल कौन सा, DAF will be equal to DBF. Triangle not equal to, this is congruent to the triangle DBF. अब ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब जो ये एंगल है हमारे पास, एंगल DBF, दिस इंप्लाइज, यहां हम लिख सकते हैं सो एंगल DFA
इक्वल टू एंगल DFP। और ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनना होगा 180, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बना हुआ एंगल है। तो ये रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना बच जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 120। और अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, एक ये एंगल और ये एंगल अगर आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ईच एंगल विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री ये हो जाएगा। इसका मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि ये एंगल जैसे हमने बोला यहाँ पे 60 है, तो ये एंगल की वैल्यू भी, ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये भी दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस इज इक्वल टू 30 एंड दिस एंगल इज आल्सो 30। इन द सिमिलर वे ये एंगल हमारे पास कितना हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे इस एंगल की जो वैल्यू हो जाएगी इधर की तरफ, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अब हमें जो रिक्वायर्ड एंगल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि कैसे हमें जो एंगल्स हैं वो मिलेंगे। तो उससे पहले देखिए ध्यान से, इस ट्रायंगल में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहीं पर इस ज्योमेट्री को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं आगे की तरफ, तो हमें क्या करना है, इस ई पॉइंट से अगर यहीं पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ पे लोअर सरफेस पे, और इसको हमने अगर एन बोल दिया, और यहाँ से ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें कहाँ, इस वर्टिकल लाइन पे जिसको हमने एम बोल दिया। ये ट्रायंगल EDM, इस ट्रायंगल EDM में जो हमने अल्फा एंगल डिनोट कर रखा है यहाँ पे, अल्फा एंगल कौन सा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल, दिस विल बी अल्फा। सो वी कैन फाइंड आउट इजीली द वैल्यू ऑफ दिस एंगल अल्फा। तो इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल EDM में अगर मुझे ये अल्फा फाइंड आउट करना है तो मुझे किसी तरीके से DM की वैल्यू चाहिए। DM मुझे कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन में एक हिंट दे रखा है कि जो FH की जो वैल्यू है, ये FH की वैल्यू जो है ये आपको गिवन है। मैं इसमें यहाँ पे लिखना भूल गया, बता देता हूँ कि FH जो है ये आपको दे रखा है इसमें, एंड दिस इज इक्वल टू 600 mm। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 600 mm। ध्यान रखिएगा, FH की वैल्यू 600 mm दे रखी है। किसी तरीके से अगर मैं ये DM की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, ठीक है ना, दिस वैल्यू NH इक्वल टू व्हाट, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर यानी कि R1, और यहां से अगर हम कैसे FB निकाल लें, तो ये FB और NH को सम करके मैं टोटल 600 में से माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, DM की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मुझे DM मिला, ED की वैल्यू मुझे पता है, दोनों के रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगी। तो एक ट्रायंगल में हमें दो यहाँ पर क्या पता लग गई, साइड्स पता लग गई, तो हम आसानी से वहां से क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, कोशिश क्या हमें कैलकुलेट करना है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, पहले हम लोअर यहाँ पे साइड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं FB की वैल्यू। तो इन ट्रायंगल DFB जो FB की वैल्यू हो जाएगी, क्या ये FB की वैल्यू दिस R2, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर क्या है, रेडियस है हमारे पास, और FB की वैल्यू मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे tan थीटा का रिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि tan 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि R2 डिवाइडेड बाय इस FB की वैल्यू को मुझे नहीं पता है तो मैंने FB यहाँ पे लिख दिया, और FB की वैल्यू हम आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज R2 डिवाइडेड बाय tan 60, और R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 250, वी कैन राइट दिस एज 250 डिवाइडेड बाय व्हाट, tan 60 डिग्री। सॉल्व करिए, तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ FB, और FB की वैल्यू कितनी आएगी, हम साथ ही साथ सॉल्व भी कर लेते हैं इसे। तो दिस इज 250 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 60, यानी कि 144.33। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी 144.34, आप राउंड ऑफ करके रखिए इस वैल्यू को, 144.34 mm, दिस इज 34 mm डिस्टेंस हो जाएगी। अब जब हमें ये mm वैल्यू मिल गई यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, DM की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो DM विल बी इक्वल टू 600 माइनस ऑफ, और माइनस क्या क्या करना है हमें, R1 हमने माइनस किया इसमें से, यानी कि R1 की वैल्यू कितनी है 200, और
साथ ही साथ प्लस साइन के साथ में हमें क्या रखना पड़ेगा, दूसरा एफ बी की वैल्यू। एफ बी की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, दिस इज 144.34, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट डीएमएस क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं हम इसे, तो दिस इज 200 प्लस 144.34, और हमें माइनस करना है 600 में से इसको, तो दिस इज 255.66 255.66 mm। अब हमें जब ये डीएम मिल गया तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल का ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ट्रायंगल EDM, EDM, ठीक है ना। यहां से ED की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंड दिस विल बी इक्वल टू R1 है 200 एंड दिस इज यानी कि 450 mm, और DM की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसका रिलेशन यानी कि cos अल्फा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और वहां से cos अल्फा क्या हो जाएगा, दिस इज DM डिवाइडेड बाई ED, वैल्यू पुट करिए दोनों की, सो cos अल्फा इक्वल टू DM की वैल्यू हमने निकाली है 255.66 डिवाइडेड बाई 450, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट अल्फा एस, तो दिस इज cos इनवर्स, तो हम सॉल्व कर लेते हैं, cos इनवर्स 255.66 एंड डिवाइडेड बाय 450, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो दिस इज 55.38 डिग्री इज आर अल्फा वैल्यू, ठीक है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से यहाँ पे जो अल्फा एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। अब मैं बाकी दोनों जो कह सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर्स हैं उनका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करके रिमेनिंग फोर्सेस में उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था। तो हम बात करते हैं फॉर स्फीयर, यहाँ पे लिखें फॉर वन क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थ्री फोर्सेस हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं, फॉर स्फीयर वन कंसिडरिंग static equilibrium and using Lami's theorem। ठीक है, लामीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, RI डिवाइडेड बाई RI अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो दिस इज RI डिवाइडेड बाई व्हाट, sin 90 इक्वल टू नेक्स्ट RC डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस का एंगल 90 प्लस अल्फा, तो दिस इज RC डिवाइडेड बाई sin 90 डिग्री प्लस और 55.38 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा W1, और W1 की वैल्यू हमें कितना गिवन है 200, तो हमने यहाँ पे लिखा 200 डिवाइडेड बाय साइन, रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो दिस इज दिस वन एंगल, टोटल एंगल 180 में से अल्फा माइनस कर दीजिएगा, सो वी कैन राइट दिस एज साइन 180 डिग्री माइनस 55.38 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को इक्वेट करिए, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, हमें RI की वैल्यू मिलेगी एंड दिस वन इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाई sin 90
and divided by sin 180 डिग्री माइनस 55.38 डिग्री। और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आर आई की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, देखते हैं हम इसको। दिस इज 200 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90, हमें पता है 1 होता है लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एंड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 180 माइनस 55.38। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे दिस इज 243.03 Newton is your RI value. In the similar way, from second and third term, second and third term, we can find out value for RC, and RC will be equal to what? 200 multiplied by sin 90 degree plus 55.38 degree divided by sin 180 degree minus 55.38 degree। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will get RCS, this is 200 multiplied by sin 90 plus 55.38 equal to divided by sin of 180 minus 55.38, and this is 138.07 न्यूटन। आंसर चेक करते रहिएगा, अगर मे भी कुछ वेरिएशन हो तो उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दिस इज आरसी वैल्यू। इस तरीके से हम आर आई और आरसी की जो वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके लिए, जो हमारे पास ये जो सेकेंड स्फीयर है। तो फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर 2 वी कैन राइट डाउन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर 2 क्या हो जाएगा। स्फीयर 2 का अगर हम इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं तो अब देखिए ध्यान से, हमें यहाँ पे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2 3 और 4 फोर्सेस हमारे पास हैं। तो हम एक काम करते हैं, पहले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वहां पे हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 और विद द साइन कन्वेंशन, हमेशा ध्यान रखिए साइन कन्वेंशन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, ओरिजिन। और जब हम इसे लिखेंगे क्या हो जाएगा, इस आर ए का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर ए जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 60, यहाँ पे भी वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस में आएगा, साइन में। तो दिस इज आर ए साइन 60 डिग्री, और इस आर आई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो माइनस साइन के साथ में आर आई कॉस अल्फा की वैल्यू 55.38 हमें ऑलरेडी गिवन है, और साथ ही साथ और कोई फोर्स हमें हॉरिजॉन्टल में दिखेगा यहाँ पे नहीं, यही फोर्सेस जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में होंगे, इक्वल टू 0। ठीक है ना, सॉल्व करिए इक्वेशन को, तो यहां से हमें आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज आर आई अभी हमने कैलकुलेट किया था, विच इज 243। So this is 243.03 and multiplied by cos of 55.38 इक्वल टू, और डिवाइड करना पड़ेगा हमें किससे, साइन 60 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दिस इज 159.43 न्यूटन इज योर आर ए वैल्यू। ठीक है, दिस इज योर आर ए। नेक्स्ट वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो दिस इज एफ वाई इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव नेगेटिव ओरिजिन। सॉल्व करते हैं
तो इस आर ए का वर्टिकल कॉम्पोनेंट हमारे पास किस में मिलेगा, आर ए कॉस 60, फिर माइनस साइन सॉरी प्लस साइन के साथ में आर बी, माइनस साइन के साथ में W2, और W2 हमारे पास कितना है 500, और साथ ही साथ इस आर आई का एक कंपोनेंट कौन सा, वर्टिकल, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस आर आई इंटू साइन 55.38 डिग्री इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं होगा। सॉल्व करते हैं इसको आर ए के लिए। सो आर ए विल बी इक्वल टू, इन सभी को राइट साइड में ले जाइए। तो अब ध्यान से देखिए 500 और ये प्लस हो जाएंगे, आर बी माइनस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं 500 प्लस आर आई की वैल्यू जो हमने निकाली है दिस इज 243.03 और मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 55.38, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमें क्या बंद करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसमें आरबी को, और आरबी की वैल्यू अभी अभी हमने सॉरी आरबी मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आरबी अगर मुझे कैलकुलेट करना होगा तो हमें इस आर ए को राइट साइड में ले जाना है, और आर ए अभी अभी हमने निकाला है दिस इज माइनस साइन के साथ हो जाएगा 159.43 और साथ ही साथ कॉस ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे we will get RAS 620.28 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू फॉर R। मैं फिर कहता हूं जो आंसर्स हैं इनके, अब कैलकुलेशन एक बार चेक करके देखिएगा, अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसे अपने आप करेक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, और जो इक्वेशंस हमें मिलेंगी वो इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं फाइनल आंसर आपको बताता हूँ क्या है हमारे पास। दिस RB equal to, yes, RB equal to, this is RA or RB, not this is not RA, this is RB value, sorry, so this is RB and the value for RB is 620.28 न्यूटन। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, ज्योमेट्री की वजह से। अगर हमें ये ज्योमेट्री थोड़ा सा समझ में आती है तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी बेसिक लेवल के कुछ एंगल्स के लिए, जैसे एंगल्स के समेशन, एंगल्स का डिफरेंस के लिए अगर हमें साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले, ठीक है, उनको आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और उन्हें लर्न कर सकते हैं, ताकि हमें कहीं यूटिलाइज करना पड़े तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। इवन बेसिक आइडेंटिटीज जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी हमें वहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कि इन बिटवीन लेक्चर्स में कभी हम थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में एक लेक्चर में बनाऊँ, ताकि जो मैकेनिक्स में जितनी ज्योमेट्री यूटिलाइज होती है वो एक साथ उस लेक्चर में आपको मिल जाए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में फाइनली जब आप सारे क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे पूरा मैकेनिक्स, तो उसके बाद में जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपके पास वो पार्ट रहे और आप आसानी से उसे सॉल्व कर एक बार पढ़ लेंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन तो आप लगाएंगे ही, साथ ही साथ वो ज्योमेट्रीज भी आपके माइंड में रहेंगी, तो आप आसानी से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।